हेलो बच्चों, नमस्कार। ये वीडियो है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, जब भी आप कोई वीडियो अटेंड करते हो आपके हाथ में PDF नोट्स होने चाहिए और बुक होनी चाहिए। स्पेशली न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो बुक ज़रूर होनी चाहिए। PDF नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टैप करिए, वो आपको मेरे नोट्स तक ले जाएगा। एक और ज़रूरी बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। तो स्टार्ट करें ये वीडियो। क्वेश्चन 2.1, इसके अंदर आपको एक क्यूब का साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, ठीक है ना, यानी CGS से MKS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। साइड का वैल्यू गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, और ये जो पावर 3 है वो मीटर के भी लगेगी, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक सिलेंडर का सरफेस एरिया पता करना है। सारा जो डेटा गिवन है आपको गिवन है, रेडियस का वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, आपने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। लेंथ का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मिलीमीटर, क्योंकि फाइनल आंसर आपको मिलीमीटर में लाना है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। थर्ड क्वेश्चन है 2.1C, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, एक्चुअली K का मतलब ही होता है 1000, ठीक है ना, और R का वैल्यू होता है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2.1D देखिए बच्चों, आपको रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज़ का रेशो है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मैटर, divided by density of a fixed matter which is taken always water, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी CGS में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और MKS में आप करना चाहें तो वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 11.3, उससे आपने डेंसिटी निकाल लिया, जो आपका गिवन मटेरियल है उसका डेंसिटी आ गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और बात, CGS डेंसिटी का जो यूनिट है उसको CGS से MKS में कन्वर्ट करते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, 10⁻³ kg। सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 10⁻² मीटर, और क्यूब, ये क्यूब जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा और -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और फाइनली आ गया 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 ग्राम पर cm क्यूब का वैल्यू होता है 1000, यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। बच्चों 2.1 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। जो पावर्स हैं वो एज इट इज़ हैं, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, और सेकंड को चेंज नहीं किया, क्योंकि CGS में भी टाइम का यूनिट सेकंड है और MKS में भी सेकंड होता है। पावर्स को इकट्ठा किया, ये आ गया, और एक्चुअली इसको जूल बोलते हैं, इसको अर्ज बोलते हैं। CGS यूनिट एनर्जी का अर्ग है और MKS यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना है। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, और 1 ईयर को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, और 1 घंटे में 60 × 60 सेकंड। सब कुछ मल्टीप्लाई करके और जो आएगा आप खुद भी करिए, नोट्स में भी देखिए। सपोज x आ गया, 1 लाइट ईयर इक्वल टू x मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या आएगा, 1/x आएगा। इसको आप अपने आप कैलकुलेट करिए। बच्चों 2.2 C 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, सॉरी, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू ये, और सेकंड को आर में कन्वर्ट किया, और फिर आप कैलकुलेशन करिए अपने आप, फिर आपका आंसर आ जाएगा। 2.2D एक्स, ये ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है इतना। MKS यूनिट है, उसको CGS में कन्वर्ट करना है। न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, मीटर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, और किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। सारे पावर्स को इकट्ठा किया, -11, और ये सारे पावर्स मिला करके हो गए -8। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर। डाइन को भी सॉल्व करेंगे, CGS में वैल्यू पुट करेंगे डाइन की, तो आ जाएगा ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.3, ये आपको गिवन है कि 1 कैलोरी, और आपको ये मालूम है कि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। जूल का फुल फॉर्म होता है MKS सिस्टम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक है, वो क्वेश्चन है। आपको एक नई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अपन लोग उस नए यूनिट का नाम, इमेजिनरी यूनिट का नाम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज स्टार यूनिट, ठीक है, ऐसे ही मजाक में स्टार यूनिट। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 kg स्टार, यानी कि ये जो है ये नई यूनिट है। kg स्टार, मीटर स्टार और सेकंड स्टार, ये न्यू यूनिट सिस्टम के लेंथ और मास और टाइम के यूनिट्स हैं। इन पे मैंने सिंबलाइज करने के लिए kg स्टार लगा दिया। स्टार यूनिट नई वाली यूनिट है, और ये कन्वेंशनल ओल्ड यूनिट है kg मीटर सेकंड, जो ऑलरेडी आप जानते हो MKS है। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 kg स्टार इक्वल टू अल्फा kg, 1 मीटर स्टार इक्वल टू बीटा मीटर, 1 सेकंड स्टार इक्वल टू गामा सेकंड। इससे अपन ने 1 kg का वैल्यू निकाल लिया kg स्टार के टर्म्स में, 1 मीटर इक्वल टू 1/बीटा मीटर स्टार, और 1 सेकंड इक्वल टू 1/गामा सेकंड स्टार। यानी कि प्रेजेंट में जो यूनिट है, जो आप जानते हो MKS यूनिट है, उसके वैल्यू आपने कन्वर्ट कर लिए नई वाली यूनिट के टर्म्स में। आपको नई वाली यूनिट को कन्वर्ट करना है। आपको क्या करेंगे, 4.2 kg का वैल्यू पुट करेंगे, 1/अल्फा kg स्टार, मीटर इक्वल टू 1/बीटा मीटर स्टार, और सेकंड इक्वल टू 1/गामा सेकंड स्टार पावर -2। सबको इकट्ठा किया, अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2, गामा पावर 2, kg स्टार मीटर स्टार स्क्वायर अपॉन सेकंड स्टार स्क्वायर। दिस इज योर न्यू यूनिट, स्टार यूनिट, एंड दिस इज योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.4, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपको उनकी वैलिडिटी चेक करनी है, उनको आपको परफेक्ट बनाना है।
फर्स्ट सेंटेंस है एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो आप एग्री तो करते हो कि हाँ ठीक है, एटम तो बहुत छोटा होता है, लेकिन ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट्स है डेली लाइफ में आप अपने आसपास देख रहे हो, उनके कंपैरिजन में एटम स्मॉल होता है। मतलब एक वर्ड इसने छोड़ दिया, वो है कंपैरिजन करना छूट गया इससे। देखो एक एग्जांपल दूँ, न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻15 मीटर, जिसको फर्मी बोलते हैं। एटम का साइज़ होता है 10⁻10 मीटर। एटम का साइज़ न्यूक्लियस के साइज़ के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स बड़ा होता है, 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। तो अगेन आप जब कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको दो चीज़ों की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। साइज़ बताना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताएंगे। यदि उसको लार्ज या स्मॉल डिक्लेयर करना है तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन में आपको केवल सिंगल बॉडी नहीं, आपको मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जेट प्लेन, जो है ना बहुत तेज़ चलता है। जेट प्लेन की स्पीड होती है 2000 मीटर पर सेकेंड सपोज, लेकिन आपकी मोटर बाइक की स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड तो उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और तो मतलब कंपैरिजन करना ज़रूरी है। और जो मीटियोर्स हैं वो तो 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉल होता है। मीटियोर जब ऊपर से आता है यूनिवर्स से, स्पेस में से, तो धरती पर आकर के और 10 किलोमीटर पर सेकंड यानी 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आकर के गिरता है वो, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है वो। इसीलिए 1-2 किलो का मीटियोर है वो भी बहुत बड़ा डैमेज कर देता है। मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। मास ऑफ जुपिटर अर्थ के कंपैरिजन में लार्ज है, मार्स के कंपैरिजन में लार्ज है, ठीक है ना। लेकिन सन से तो वो बहुत छोटा है, सन के सामने तो वो चींटी के बराबर भी नहीं है। आपके रूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है, रूम के अंदर तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन पूरे एयर के जो पार्टिकल्स हैं पूरे एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना। अगेन जो है ना कंपैरिजन इसमें करना रह गया। हाँ, फिफ्थ ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। अ प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। आप मास को मास से डिवाइड करके देखो तो आएगा 1836, ठीक है। तो ये इसके अंदर दो चीज़ों की बात करी है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच लेसर बट मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड तो हार्डली 350 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 1 ATM प्रेशर पे 332 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकंड होता है, जो लाइट की स्पीड से तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये बात सही है। तो यहाँ भी ऑप्शन ई और ऑप्शन एफ के अंदर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करवाया, तो वो तो अच्छी बात है। अकेली चीज़ को आप नहीं बोल सकते कि ये बहुत स्मॉल है या बहुत लार्ज है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.5 अगेन एक अजम्पशन किया है इसने कि स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली होता है मीटर पर सेकंड के यूनिट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आप जानते हो। क्वेश्चन अज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट को मान लो 1 यूनिटी। क्वेश्चन में लिखा है यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। स्पीड ऑफ लाइट को मान लो 1, और मैंने फिर जानबूझ करके यूनिट का नाम बदल दिया स्टार। इसने किस चीज़ को चेंज किया है? लेंथ की यूनिट, ठीक है ना। लेंथ की यूनिट जो है वो 1 मीटर स्टार 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर की जगह मैंने रख दिया 1 मीटर। यानी क्वेश्चन आपको ये इंसिस्ट कर रहा है कि आप जो नई यूनिट अज्यूम कर रहे हो उसमें लेंथ का यूनिट 3 × 10⁸ मीटर है। टाइम की यूनिट को इसके साथ इसने छेड़छाड़ नहीं करी, वो सेकंड तो सेकंड ही है। बस लेंथ की यूनिट को आपने इतने बड़े यूनिट को आपने इतनी बड़ी वैल्यू को 1 मीटर स्टार बोल दिया। खैर, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम।
और स्पीड का वैल्यू आपने पुट किया 1। किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट की स्पीड को 1 मान लो और सन से और अर्थ के जो डिस्टेंस है वो कवर करने में टाइम लगता है 500 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो आ गया 500 मीटर स्टार, ठीक है ना। तो ये जो नई यूनिट है मीटर स्टार, इसके टर्म्स में सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस हो गया 500 मीटर स्टार, ठीक है। ये सुन करके आपको अजीब लगेगा कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस इतनी सी 500, लेकिन खुद मीटर स्टार यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी है। मीटर स्टार यूनिट खुद अपने आप में बहुत बड़ा है, तो 500 मीटर स्टार हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रिसिशन की बात करी है, और वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज होने का मीनिंग है कि वो इंस्ट्रूमेंट जितना बारीकी से मेज़र कर रहा है, जितनी स्मॉल वैल्यूज़ को मेज़र कर सकता है, वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना। इनके लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। उसका जो मेन स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो 1 मिलीमीटर लेंथ का होता है, और 20 डिवीज़न उसके स्लाइडिंग स्केल में बने हुए हैं, यानी वर्नियर स्केल में उसके 20 डिवीजन्स हैं। तो ये आ गया। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन में ये गिवन है तो इस हिसाब से ये आ गया। और थर्ड वन इज़ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इट इज़ ए माइक्रोस्कोप। इसके अंदर जो स्केल लगा हुआ है वो लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकता है। लाइट की वेवलेंथ के अराउंड उसका मेजरमेंट है। लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो 10⁻⁻10 और 10⁻3, ये 3 जीरोज़ हैं, मिला करके बन गया 10⁻³ -7। तो आप कंपैरिजन करो इनके अंदर सबसे कम कौन है, ये है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ थर्ड वन इज़ द मोर प्रिसाइज देन अबाउट 2 एंड द स्क्रू गेज इज़ मोर प्रिसाइज देन द वर्नियर कैलिपर्स, और इवन वर्नियर कैलिपर्स इज़ मोर प्रिसाइज देन एन ऑर्डिनरी स्केल ऑफ योर ड्राइंग बॉक्स। आपके ड्राइंग बॉक्स का स्केल है, उसका मिनिमम मेजरमेंट कितना है 1 मिलीमीटर। ये तो 0.05 मिलीमीटर तक मेज़र कर पा रहा है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर आपके ड्राइंग बॉक्स के स्केल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन इन तीनों में ये थर्ड वन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा बारीकी से माप सकता है, उतना ही वो ज़्यादा प्रिसाइज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। एक स्टूडेंट है वो बाल को, हेयर को देख रहा है माइक्रोस्कोप से 100 टाइम्स बड़ा करके देख रहा है। उसको वो दिखाई दे रहा है 3.5 mm का मोटा। तो एक्चुअल हेयर की साइज़ है 3.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक बहुत पतला सा वायर है या कोई थ्रेड है, उसकी डायमीटर मेज़र करना है। वो ऑर्डिनरी स्केल से मेज़र नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी जो स्केल है आपका, उसका तो मिनिमम मेजरमेंट 1 mm होता है, और थ्रेड या वायर है तो वो उससे भी ज़्यादा पतला है वायर। तो आप क्या करेंगे, एक सिलेंडर के ऊपर वाइंड कर लेंगे वायर को, बिल्कुल सटा करके। उसके जो टर्न्स हैं वायर के या थ्रेड के, वो बिल्कुल इनको बिल्कुल सटा करके और आप उसको वाइंड कर लेंगे। और 100 या 50 या 20 नंबर ऑफ टर्न्स की टोटल लेंथ आप ऑर्डिनरी स्केल से मेज़र कर लो, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लोगे उतना ही आपका एक्यूरेसी बेटर होगी, ठीक है। तो टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स की लेंथ सपोज L है, तो इस वायर की जो थिकनेस है
या थ्रेड की जो थिकनेस है या डायमीटर है वो L/N होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक बुक का एक पेज है उसकी थिकनेस मेज़र करनी है, ठीक है। सपोज़ आपको एक बुक है उसका पेज की थिकनेस मेज़र करनी है, तो पेज तो बहुत पतला होता है, ठीक है ना। आपका जो ऑर्डिनरी स्केल है उसके मिनिमम मेजरमेंट से भी ज़्यादा पतला है ये। आप क्या करेंगे, पूरी बुक के, सपोज़ ये बुक है 100 पेजेस की है, पूरी बुक के थिकनेस मेज़र कर लीजिए और उसके अंदर 100 से डिवाइड कर दोगे तो एक पेज की थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.8 के अंदर एक स्क्रू गेज के अंदर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है, पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस 200 को आप इंक्रीज़ कर दो तो क्या होगा, तो लीस्ट काउंट तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो और ज़्यादा फाइन मेजरमेंट करेगा वो स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट जैसे डिक्रीज़ होता है तो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन इंक्रीज़ होता है। लीस्ट काउंट डिक्रीज़ होने से वो इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा फाइन मेजरमेंट कर पाएगा और स्मॉल वैल्यूज़ को मेज़र कर पाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट डिक्रीज़ होने से उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन इंक्रीज़ होगा। एक्यूरेसी का कनेक्शन जो है वो एरर से है। एक मेजरमेंट में एरर स्मॉल है तो अपन लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट डिक्रीज़ होने से, नंबर ऑफ डिवीज़न इंक्रीज़ करने से लिस्ट काउंट डिक्रीज़ होगा, उससे मेजरमेंट का प्रिसिशन इंक्रीज़ होगा, एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि लिस्ट काउंट जो एरर्स हैं, जो एरर लिस्ट काउंट की वजह से जनरेट होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। सबसे ज़्यादा एरर रैंडम एरर्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल एरर्स हैं वो रैंडम एरर्स होती है और उन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो एरर्स यदि कम होंगी तो मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, ठीक है। बच्चों 2.8C क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि आप कोई भी मेजरमेंट में कम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने कम होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होंगे तो एरर जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, या यूँ कह सकते हैं हम लोग कि ऑब्जर्वेशंस जितने ज़्यादा होंगे एरर उतनी ही, रैंडम एरर उतनी ही डिक्रीज़ हो जाएगी। अपने नोट्स में भी आपने पढ़ा है कि रैंडम एरर्स को मिनिमाइज़ करने का तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए। तो उससे क्या होगा, सपोज़ आप 5 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो और किसी एक 5 में से किसी एक एरर के अंदर, किसी 5 में से किसी एक ऑब्जर्वेशन में रैंडम एरर क्रिएट हो गई, या आप 100 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, 100 में से 1 किसी मेजरमेंट में एरर क्रिएट हो गई, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एरर की वो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा लेंगे रैंडम एरर उतनी ही कम होगी, ये बात है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9। और इस 2.9 पे जाने से पहले एक फंडामेंटल बात सुनिए। सपोज़ एक रेक्टेंगल है या कोई भी शेप है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस रेक्टेंगल, सपोज़ ये रेक्टेंगल एक पेपर पे बना हुआ है, आप फोटोकॉपी की दुकान पे गए और आपने एनलार्ज करवा के लिया है उसको। सपोज़ ये एक छोटा सा फिल्म के ऊपर कोई डायग्राम बना हुआ है और आपने प्रोजेक्टर से दीवार पर बड़ा सारा उसका प्रोजेक्ट कर लिया स्क्रीन पे, ठीक है। उसकी लेंथ कितने टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स, 3 से 30 हो गई। उसकी ब्रेड्थ जो है 2 से 20 हो गई, 10 टाइम्स हो गई। इस 10 टाइम्स को बोलते हैं अपन लोग फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। 30 अपॉन 3 इक्वल टू 10,
20/2 इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एनलार्ज होना, यानी कि लाइन का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन एरिया का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 600/6, 100 टाइम्स, यानी कि 10 स्क्वायर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन के बीच में क्या रिश्ता कायम हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर इज इक्वल टू द एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये तो आपके आ गया समझ में। अब आपको क्वेश्चन के अंदर एरियल मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है। एरियल मैग्निफिकेशन कितना है, एरियल मैग्निफिकेशन इज फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। दिस इज 1.55 मीटर स्क्वायर अपॉन 1.75 cm स्क्वायर। दिस इज योर एरियल मैग्निफिकेशन। यानी एक पिक्चर है जो इनिशियली कितने साइज़ की है, 1.75 cm स्क्वायर की है, छोटी सी पिक्चर है। उसको आपने प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पर उसको शो कर दिया। स्क्रीन का एरिया, उस पिक्चर का एरिया कितना है बड़ी स्क्रीन पर, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, दिस इज कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन। जो भी कुछ आ गया, सपोज ये आ गया x, इससे आप लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू √x। ठीक है ना, ये बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.10 में सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए बात करी है। तो आप समझते हो कि ये वाले नंबर्स जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल वो सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स में काउंट होंगे। और जो भी कोई रूल्स है उसके पीछे, यानी कि ये जो जीरोज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड वाले जीरोज़ काउंट नहीं होंगे, पर राइट हैंड साइड वाला जो जीरो वो काउंट होता है। 10 की पावर्स को आप देखते भी नहीं हैं, ठीक है ना, केवल नॉन जीरो नंबर्स काउंट होंगे। ये राइट हैंड वाला जीरो है, ये काउंट होगा। यदि कोई जीरो बीच में ट्रैप हो जाता है वो भी काउंट होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड वाले जो जीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये बात है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। जो जो अंडरलाइन करे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 हैं, इसमें 1 है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11। आपको एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला, आपने फॉर्मूला लगाया और यहाँ तक भी कुछ इस, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक कुछ स्पेशल बात नहीं है। अब स्पेशल बात चालू होती है, वो ये कि फाइनल आंसर को आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आपने राउंड ऑफ करने के बाद इसको ऐसा बना दिया। ठीक है ना, इसको राउंड ऑफ करके ऐसा बना दिया और इसको राउंड ऑफ करके और ऐसा बना दिया। राउंडिंग ऑफ का लॉजिक क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी बात बीच में एक चीज़ आती है राउंडिंग ऑफ से पहले, कि राउंडिंग ऑफ आप कितने डिजिट्स रखोगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3।
इन तीनों में जो गिवन डेटा है उन तीनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, कितना है, 3 है लीस्ट मिनिमम। आपको फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर मेंटेन करना है लीस्ट के इक्वल, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया, द 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ये जो जीरोज़ हैं इनको आप काउंट नहीं करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका आंसर जो भी कुछ आया उसको, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको उसको राउंड ऑफ करके और कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में। तो आपने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, 87,209 को आपने 87,200 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या किया, राउंडिंग ऑफ किया। राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर कितने मेंटेन करने हैं, जो गिवन नंबर्स में जो लीस्ट है उतने मेंटेन करने हैं। तो फाइनल आंसर में आपके सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 3। इसको 3 में कैसे कन्वर्ट करा, राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ के रूल्स अलग हैं। तो आपने 0 9 इसकी जगह भी 0 आ गया और उसके बाद में सारे 0 0 आ गए, सबको रिमूव कर दिया और ये बात है, ठीक है। इसी तरह से इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मेंटेन करने हैं, बाकी के आपने रिमूव कर दिए, राउंडिंग ऑफ में वो हट गए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12। इसके अंदर आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के मासेस को सम करने के लिए बोला है, ठीक है। फर्स्ट वाले के भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, सबके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको इनको यूनिट को सेम बनाना है, या तो ऊपर वाले को ग्राम में कन्वर्ट करें या नीचे वालों को केजी में कन्वर्ट करो। सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको मालूम है। मैं नीचे वालों को केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तीनों को केजी में सेम यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके और फिर अब ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 3 0 4 3 पॉइंट, ठीक है। अभी कोई रूल अप्लाई करे वगैरह आपने तीनों को ऐड कर लिया, लेकिन फाइनल आंसर जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मेंटेन करने हैं आपको, 4, ठीक है। देन इट विल बी राउंडेड ऑफ अप टू दिस। ये 2 नंबर्स हैं, इनको आपको रिमूव करना है, राउंडिंग ऑफ में ये रिमूव हो जाएंगे। फाइनली आपका जो नंबर है, फाइनल जो आपका मास आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 मेंटेन करने हैं। या ये भी चेक कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट रहने चाहिए। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपको लीस्ट वाले मेंटेन करने हैं। क्वेश्चन में गिवन है डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, तो आपने डेसिमल के बाद में 3 डिजिट मेंटेन किए हैं। पर आप ये कहोगे कि बुक में आंसर तो आ नहीं रहा है, तो या तो आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैं और आंसर को करेक्ट ले आता हूँ। ये करेंगे आप मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो अभी मैंने इरेज किया, उससे पहले का आप यदि ठीक मानते हो, क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लेते हो तो आंसर आएगा ये, और आंसर को बुक के जैसा लाना है तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, तो फिर बुक के जैसा आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको आप या तो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लो और या फिर आंसर को ठीक कर लो, दोनों में से एक ऑप्शन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका, और वो है इन दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनके मासेस का डिफरेंस पता करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
20.17, 20.15, इनका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं और यहाँ भी आप डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 2 मेंटेन करने हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13। इसमें आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें अपन लोग नोट्स खोलिए 7th नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें a का पावर 3 है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, b पर पावर 2 है तो 2 पावर मल्टीप्लाई होगी, परसेंटेज एरर ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई पावर, परसेंटेज एरर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई इट्स पावर, c का अंडर का मतलब पावर हाफ। तो पावर से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। दिस इज़ द रूल नंबर 4, आपके नोट्स में देखिए। वैल्यू पुट करें और 13% आंसर आ गया। 13% का मतलब 0.13 टाइम्स, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर हो गया 0.13। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसके अंदर पी का वैल्यू आपको गिवन है 3.763। इसके अंदर भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 मेंटेन करने हैं तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और फाइनल आंसर होगा 3.8। 2.14, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायमेंशनली चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट या रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। ये जो है, जो भी कुछ है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में एंगल बोलते हो, वो डायमेंशन लेस होता है। तो 2 पाई नंबर है, टी टाइम, कैपिटल टी भी टाइम है, टाइम अपॉन टाइम, यानी कि पूरा ब्रैकेट हो गया डायमेंशन लेस जो होना चाहिए था। वाई डिस्प्लेसमेंट है और ए एम्पलीट्यूड है, दोनों ही लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ, ये भी ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। लेंथ इक्वल टू लेंथ हो गया और साइन के जो एंगल वाला पार्ट है वो जो भी कुछ है उसमें यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट लेस नहीं है। स्पीड इनटू टाइम, ये तो डिस्टेंस आ रहा है तो ये यूनिट लेस होना चाहिए, जो कि नहीं है। इस वजह से ये फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला गलत है। यहाँ पे एक तो इस वजह से गलत हो, यहाँ तो 2 मिस्टेक्स हैं। एक तो टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये यूनिट लेस होना चाहिए था, जो कि नहीं है, टाइम अपॉन डिस्टेंस आ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड अपॉन टाइम आ रहा है, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन होना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए था, इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 वजह से गलत हुआ। एक तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका डायमेंशन क्या है, L, और इसका डायमेंशन है L अपॉन टी। एम्पलीट्यूड का डायमेंशन होता है L अपॉन टी हो गया, तो कुछ सेम नहीं है। और यहाँ पे डायमेंशन जो है साइन का जो एंगल पार्ट है उसका वो ये होना चाहिए था डायमेंशन लेस, जो कि डायमेंशन लेस नहीं है। ये 2 वजह से गलत है। इसमें ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है वो डायमेंशन लेस है, तो ये फॉर्मूला है करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.15 में आपको एक फॉर्मूला गिवन है और ये हिंट गिवन है कि ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको मिस्टेक पता लगानी है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि c स्पीड ऑफ लाइट को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है इस फॉर्मूले में प्रॉपर प्लेस पर। ये मास है और ये भी मास है, ठीक है। तो मास इक्वल टू मास हो गया, तो ये जो कुछ भी है दिस शुड बी डायमेंशन लेस। मास और मास तो इक्वल हो गए, तो बाकी जो कुछ बच गया वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओके, तो 1 तो डायमेंशन लेस होता है, 1 तो नंबर है, नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होता है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है,
इसको डायमेंशन लेस करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा c², स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड स्क्वायर। दोनों सेम है, दोनों कैंसिल होकर के डायमेंशन लेस आ जाएगा। 1 डायमेंशन लेस है तो इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3.16, इसमें एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ और आपको बोला है 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स का टोटल वॉल्यूम। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर, जिनका नंबर होता है ये 6.023 × 10⁻23। एक एटम का वॉल्यूम ये है, तो Na एटम्स का वॉल्यूम इतना होगा। मल्टीप्लाई किया और सब कुछ वैल्यू पुट किया, फाइनल वैल्यू आ रहा है आपका 3.15 × 10⁻⁻7। इसको राउंड ऑफ करेंगे। आपको जो गिवन नंबर है रेडियस का, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो फाइनल वैल्यू में भी आप मेंटेन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1। ठीक है। जो 3.17 क्वेश्चन है, इसमें 1 मोल गैस का कंटेनर का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। इसके अंदर ये बात ध्यान देने का है, अभी अपन ने ये कैलकुलेट किया। दिस इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। डिनोमिनेटर वाला कौन है? ये एटम्स का वॉल्यूम है। 1 मोल एटम्स का वॉल्यूम है, और ये है कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है। कभी भी अपन लोग बोलते हैं गैस का वॉल्यूम का मतलब वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और ये एटम्स का टोटल वॉल्यूम है। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ रहा है इतना। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इन द कंटेनर। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस ऑक्यूपाई कर रही है। ये इतना ज़बरदस्त 10⁻⁴ इतना हाई क्यों है, इतना लार्ज क्यों है? क्योंकि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं तो अपने एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो 10⁻⁴ यानी कि 1000 टाइम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.18। डायग्राम को समझो। एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के अंदर बैठा है, ये विंडो है, और विंडो के थ्रू वो बाहर 2 चीज़ों को देख रहा है। एक तो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, और एक बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज हिल है। ठीक है। ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो जो आउटसाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, उतने टाइम में ये ऑब्जेक्ट बहुत कम चलेगा। यानी कि उसके व्यू रीजन में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं 2। वो हार्डली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर पे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस। लेकिन उसकी साइट के अंदर जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो कई किलोमीटर डिस्टेंस पे होंगे। तो जितने देर में ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, उतने टाइम में ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और बहुत देर तक इसके साइट में बना रहेगा। इसलिए अप्रॉक्सीमेट स्टेशनरी नज़र आएगा इसको। ये तो 1-2 सेकंड के अंदर पास हो जाएगा, लेकिन इसको कई मिनट या आवर्स भी लग सकते हैं इसको पास होने में, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है ना। ये तो 10 मीटर कवर करनी है इसको, तो 10 मीटर कवर हो रहा है सपोज 1 सेकंड में, वो 10 किलोमीटर कवर करेगा 1000 सेकंड में। तो बहुत स्लोली मूव करेगा ये 10 किलोमीटर चलने के लिए।
इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट स्टेशनरी नज़र आएगा इसके कंपैरिजन में। ये फास्ट मूव करेगा, वो स्लो मूव करेगा। मूव तो ये भी करेगा लेकिन ये बहुत स्लो मूव करता हुआ फील होगा। ठीक है। क्वेश्चन 2.19 में आपको एक यूनिट को डिफाइन करना है, पारसेक। ठीक है। और पारसेक को आप कह सकते हो इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट है फर्मी, जिस साइज़ का न्यूक्लियस होता है, और ये लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ का। उससे पहले आप दो बातें समझें। डिग्री का 60th पार्ट को बोलते हैं मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और उसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिनट और ये जो सेकंड आपको दिख रहे हैं, ये टाइम वाले मिनट और सेकंड मत समझ लेना, इसलिए इनको अपन लोग कंप्लीट बोलते हैं आर्क मिनट, आर्क सेकंड। ये मिनट और सेकंड एंगल मेज़र करने के यूनिट्स हैं, टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है। बाई चांस दोनों के नाम सेम है। ठीक है ना। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और उसका सिंबल है डबल डैश। मतलब 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 डिग्री। ठीक है। यानी कि 1 सेकंड, 1 आर्क सेकंड बहुत बहुत छोटा एंगल है। एक और चीज़, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू दिस मच ऑफ मीटर। इसको याद रखने के लिए आप स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लाइट की, और आपको मालूम है सन से अर्थ तक लाइट को आने में लगते हैं 500 सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम करके आप सन से अर्थ तक का डिस्टेंस डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो कैलकुलेट कर लो, ये बेटर होता है। ये आ गया। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड सन। अब आते हैं अपन पारसेक को डिफाइन करेंगे। ये डायग्राम है, इसके अंदर एक आर्क है, एक एंगल है, एक रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस, इसको पारसेक बोलते हैं। कब? जब आर्क का वैल्यू हो 1 AU और एंगल बन रहा है उस आर्क का 1 सेकंड। एंगल 1 सेकंड है और आर्क का लेंथ है 1 AU, तो रेडियस का वैल्यू होगा पारसेक। आपको फॉर्मूला मालूम है, रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। इसमें आप वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और छोटी सी बात कि आपको कभी भी एंगल यूज़ करते हैं तो डिग्री में यूज़ नहीं करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1/60 इंटू 60 इंटू π/180 रेडियन। ये रेडियन में वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और आर्क का वैल्यू 1 AU ये पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो रेडियस यानी कि पारसेक का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 2.20, इसमें आपको देखिए, सपोज 1 पारसेक इक्वल टू x मीटर है। मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जानबूझ करके नहीं पुट कर रहा क्योंकि उधर अपना लोग माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर इसके बीच में। कैलकुलेशन बाद में करेंगे। 1 पारसेक इक्वल टू x मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/x पारसेक हो गया। ठीक है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू सपोज y मीटर होता है, तो मीटर को अपन ने पारसेक में कन्वर्ट कर लिया है, तो लाइट ईयर को अपन ने पारसेक में कन्वर्ट कर लिया। ये y और x की जो भी वैल्यूज़ हैं आप नोट्स में देखें और पुट करना। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना पारसेक, तो 4.29 लाइट ईयर इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4.29 आ गया। तो ये जो कुछ भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा पारसेक में। ठीक है। इसके सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि अर्थ
कि 2 पॉइंट ले लिया आपने जो 6 मंथ्स के डिफरेंस पर है, यानी कि अर्थ अपने 6 मंथ्स के डिफरेंस पर जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे होती है, ठीक है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो अर्थ की 2 पोजीशंस हैं, कहाँ पर है वो, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस पे। इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, इन दोनों पोजीशंस को मैंने उस स्टार से ज्वाइन किया, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस 4.29 लाइट ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इस डायग्राम को ऐसे देख रहा हूँ कि ये आर्क का रोल प्ले कर रहा है इस डायग्राम में, और ये डिस्टेंस जो आपको गिवन है ये रेडियस का रोल प्ले कर रही है, तो आपको थीटा पता करना है। ये आर्क का वैल्यू कितना है, 2AU। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है 1AU, तो ये डायमीटर हो गया 2AU, यानी आर्क का वैल्यू 2AU आ गया, रेडियस का वैल्यू इतना है, तो थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस 2AU डिवाइडेड बाय 4.29 लाइट ईयर। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। उस रेडियन को आपको फिर सेकंड में या मिनट में, जिसमें भी चाहो वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.22, और ये क्वेश्चन, इसमें कोई आंसर सर्टेन नहीं है, केवल गैस करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरे इंडिया के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, बादल, उनका मास कैलकुलेट करना है। बहुत कुछ अपन लोग अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम है एरिया ऑफ द क्लाउड्स मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड्स का थिकनेस मैंने क्लाउड्स का थिकनेस मैंने ले लिया 1 किलोमीटर। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होते तो आप वो वाला ले लो, आपके जो मन में आ रहा है। टोटली गैस करना है इसके अंदर वैल्यूज़ को। एरिया, पूरे इंडिया का जो एरिया है उसके हो सकता है 20% या 10% एरिया पर क्लाउड्स छाए हुए रहते हैं। आपको लगता है कि 50% एरिया पर क्लाउड्स होते हैं मानसून के मौसम में, 50% कर लो। एरिया ऑफ इंडिया, लैंड एरिया ऑफ इंडिया आपको पता करना है, कहीं से भी ला करके पता करो। डेंसिटी क्या होती है क्लाउड्स की, तो अपन लोग नॉर्मली जो है ऑर्डिनरी जो गैसेस हैं, क्लाउड्स गैसेस कंडीशन में होते हैं, उसके डेंसिटी को का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम। 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम, और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। वैसे तो ये आइडियल गैस के लिए है, क्लाउड्स अपने आइडियल गैस की कंडीशन में नहीं होते, फिर भी अप्रॉक्सीमेट करना है अपने को। ये सारा डेटा इधर भी आपको किलोग्राम में और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके सारा डेटा पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है मास ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का मास कितना होता है, होता होगा कुछ जैसे 100 पर्सन्स के बराबर या 50 पर्सन्स के बराबर। 30%, मान लो 1 पर्सन 80 kg का है, एक बंदा 80 kg का है, और 30 पर्सन्स के बराबर उसका मास होता है एलिफेंट का। तो कुछ इस तरह से आ सकता है, ये नियरली 2400 या 3, कोई बड़ा हाथी है तो 3000 kg का भी हो सकता है। विंड स्पीड ड्यूरिंग स्टॉर्म, तो ये आपका सुना हुआ है तो ही इसका आंसर दे पाओगे। 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास में तूफान का वेग होता है, तूफान की स्पीड होती है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, आपके सिर में बाल कितने हैं। मेरे तो कम हैं, आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है।
तो 1 लाख के आसपास होते हैं। ये सुना हुआ है तो अपन लोग बात कर सकते हैं, वरना कैलकुलेट करना हो तो बड़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको कि आप क्या करेंगे। यदि वास्तव में कैलकुलेट करना है तो अपने हेड के ऊपर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक पोर्शन लें, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का। कुछ थोड़े से बाल हैं, इतने से बाल होंगे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के। उन हेयर्स को आप काउंट कर लो, ठीक है। और फिर आप अपने अपने हेड को एक हेमिस्फेरिकल अज्यूम करें, ठीक है। और हेमिस्फेयर का एरिया ये आएगा, अपने हेड की रेडियस मेज़र करें, डायमीटर मेज़र करें, ठीक है ना। तो एरिया कैलकुलेट करके और आप 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ हेयर हैं और इतने एरिया में कितने हेयर होंगे, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा कैलकुलेशन का है, थोड़ा काम का है, और इसमें आंसर कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। आप ये जानते हो कि 1 मोल जो गैसियस सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं Na पार्टिकल्स। Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23, यानी कि 22.4 लीटर का के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इतने तो 1 लीटर में होंगे ये, ठीक है। अब आप अपने क्लासरूम का वॉल्यूम को एस्टिमेट करिए। मेरा क्लासरूम सपोज 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर और हाइट है 4 मीटर, अप्रॉक्स 200 मीटर उसका वॉल्यूम है, 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। 200 मीटर क्यूब को आपने लीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो ये हो गया लीटर, नंबर ऑफ लीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 लीटर हैज़ दिस मच अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, देन दिस मच ऑफ लीटर्स हैज़, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। एक अराउंड जो है 10 पावर 27 या 28 के आसपास, ठीक है ना, 10 पावर 28 या 27 के आसपास इस नंबर आएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अपन लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन कर रहे हैं। एक्यूरेट आंसर आपका रूम बड़ा भी हो सकता है, और ये जो डेटा है ये भी करेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल एयर के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, ये आइडियल गैस के लिए NTP पर एप्लीकेबल है। NTP का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। लेकिन अपन लोग अपने रूम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, तो बहुत कुछ जो है ये अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2.23। इसमें आपको सन का डेंसिटी कैलकुलेट करना है। मास अपॉन वॉल्यूम, सन स्फेरिकल है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, और आप कैलकुलेट करिए। ये वैल्यू 10 पावर 3 या 10 पावर 4 के आसपास आ रहा है इस, ठीक है। इतना डेंसिटी तो अपने अर्थ के ऊपर सॉलिड्स का या लिक्विड्स का होता है। वाटर की डेंसिटी होती है 10 पावर 3, एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2700, और स्टील की डेंसिटी होती है 8000 के आसपास, कॉपर की डेंसिटी होती है 9000, ठीक है। यानी कि अपने अराउंड जो भी सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी होती है थाउजेंड्स के आसपास, 10 पावर 3, 10 पावर 4 के आसपास। लेकिन अपन लोगों को ऐसा कुछ मालूम है कि सन की जो सन तो जो है गैसेस मटेरियल से बना हुआ है, तो ठीक है वो गैसेस है, लेकिन वो वास्तव में गैस होने के बाद में भी इतना ज़बरदस्त डेंस है। उसकी वजह ग्रेविटेशन हो सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। गैसियस है सन, फिर भी उसके बावजूद भी उसकी डेंसिटी जो है वो
सॉलिड्स और गैसेस के आसपास हो रही है उसकी डेंसिटी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.24। इसमें डायग्राम देखिए, एक प्लेनेट है जुपिटर, ये जुपिटर है, ये उसका डायमीटर है। अर्थ का एक पॉइंट है जहाँ से आपने जुपिटर के डायमीटर के एक एंड पर लाइन बनाई है और दूसरे पॉइंट पर लाइन बनाई है। उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल, जिसको एंगुलर डायमीटर बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये एंगुलर डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लीनियर डायमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट अर्थ इज कॉल्ड द एंगुलर डायमीटर। तो इस डायग्राम के अंदर ये डिस्टेंस आपको गिवन है दिस मच ऑफ मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब होता है 10⁶, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो लीनियर डायमीटर है जो आपको पता करना है, ये आर्क का रोल प्ले कर रहा है, ये रेडियस का रोल प्ले कर रहा है और एंगल आपको गिवन है। आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगल, जो आपको पता करना है। तो आप रेडियस का वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू जो पुट करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करेंगे। आपको थीटा का वैल्यू सेकंड में गिवन है, पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री के बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रिलेशंस आपको मालूम है सेकंड, मिनट, डिग्री और रेडियन के, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू ध्यान रखना है आपको, रेडियन में ही पुट करना है, तो आपका लीनियर डायमीटर ऑफ जुपिटर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 2 के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, नमस्कार।